नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी प्रोसेस हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद किस नाम से जानते हैं बेटा? गर्भाधान। ठीक है, ये तो हुआ पहला पॉइंट। अभी इस पे अपन को डिटेल में नहीं जाना, डिटेल अपन को करना फर्टिलाइजेशन, ये भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या होगा? द फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस of fusion of male and female gamete मीन्स प्रोन्यूक्लियाई। अभी ये प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन भी देखेंगे अपन। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ समझो, वन बाय वन आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब ये फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म होगा? टू फॉर्म अ जाइगोट। ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन आपको बता देना अपने एग्जाम में। ओके, हमने क्या बताया इस डेफिनेशन में कि फर्टिलाइजेशन जो क्या होता है, ये कौन सी प्रोसेस होती है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट मीन्स प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, सेलुलर लेवल में अपन देखेंगे और क्या फॉर्म होगा? जाइगोट। चलिए इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं अपन एक डायग्राम के थ्रू। ओके, देखो यहाँ पर ये मैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन बना रहा हूँ। सारी चीज़ें अपन फिर वन बाय वन समझते चलते हैं। ठीक है, इसको पूरा कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इधर मैंने एक ही पे अपन समझते हैं, एक साइड पे। ठीक है, ये है क्या? फैलोपियन ट्यूब। ठीक, ये फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट क्या होता है बेटा? ये जो बना रहा हूँ ये है क्या? फेम्ब्री। ठीक, और मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ फेम्ब्री क्या होता है? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। किस नाम से जानते हैं अपन इसको? एम्पुला। ठीक है, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये दिखा देते हैं अपन। ये इनके अभी वन बाय वन अपन देखते हैं क्या क्या है ये। ठीक है, सबसे पहला पार्ट ये क्या है? यूट्राइन कैविटी। ठीक है, ये क्या है? वेजाइना। पहला पॉइंट ये वेजाइना। ठीक है, ये क्या है? सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, बॉडी ऑफ यूट्रस, और ये फंडस ऑफ यूट्रस। ठीक है, उसके बाद यहीं पर समझो आप, ये कौन सा पार्ट है? दोनों साइड, राइट और लेफ्ट साइड, ये वाला कौन सा पार्ट है? ये है स्थमस। क्या है ये? स्थमस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ से? अटैच्ड है यूट्रस से, तो ये स्थमस। डायलेटेड पार्ट क्या है? एम्पुला, फिम्ब्री, और फिम्ब्री जहाँ से लगी हुई हैं उसे क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम। ठीक है, चलो इनके नाम बता देते हैं 1 बाय 1। ये क्या है? एम्पुला,
ये क्या है, ये है फिम्ब्री, फिम्ब्रिया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ओवरी। क्लियर आपको इतना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझने के लिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल के द्वारा एजाकुलेट किया जाता है क्या, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, कहाँ पर, फीमेल वेजाइना में, ठीक है। तो ये क्या है, फीमेल वेजाइना, और वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, ये फ्लूइड, इस फ्लूइड का नाम है सीमेन, ठीक है। तो ये एजाकुलेट किया गया कहाँ पर, वेजाइना, ओ सॉरी वेजाइना तो इधर लिखा हुआ है, ये है सीमेन, ठीक है। एजाकुलेट किया गया क्या, सीमेन। सीमेन में एक इम्पॉर्टेंट, पूरे सीमेन का मीन्स मान लेते हैं अगर अपन सीमेन को 100% इस फ्लूइड को, तो इस फ्लूइड में 10% मैस किसका होगा, तो ये सेल हैं वो, ये कौन सी सेल हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट सेल, क्या है ये, स्पर्म, ठीक। तो मेन कंपोनेंट क्या हुआ सीमेन में, स्पर्म, जो कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस पूरे फ्लूइड का, 10%, क्लियर। इसके साथ में और भी फ्लूइड होते हैं, कौन कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल 60%, प्रोस्टेट ग्लैंड 25%, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 5% और 10% ये, तो 60, 25, 5 एंड 10%, टोटल हो गया 100%। स्पर्म को इस पार्ट से मीन्स वेजाइना से, अब देखो ध्यान दो, ये वेजाइना नेचर में कैसा होता है, एसिडिक, मीन्स जो स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट होगी वो इस पार्ट में ज़्यादा होगी, इसके नेचर के कारण, ठीक है। स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो सिंपल सी बात है, कहाँ से मिलेगी भाई, फ्रक्टोज, जो सीमेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फ्रक्टोज, सिट्रेट, ठीक है। और क्या होता होगा इस सीमेन में, और कंपोनेंट भी होते होंगे ना, म्यूकस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, ये आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, ठीक है। और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये क्या काम करता है, क्लॉटिंग का। एजाकुलेशन के समय पर इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, एसिडिक नेचर की वजह से बहुत सारे स्पर्म तो यहीं डेड हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ वेजाइना वॉल में है ना, या कहना चाहिए फॉर्निक्स साइड कुछ चिपक जाते हैं, ठीक है। और इनको लिक्विफाई करने का काम किसका है, फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ध्यान दो यहाँ पर, जिसकी बात मैं ये कर रहा हूँ, ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि जैसे ही स्पर्म आगे की ओर जाना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो ये काम क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन भाई, ये पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस या पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन कैविटी में क्रिएट करता है, ठीक है, ओके। कब करता होगा भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, तभी ज़रूरत होती है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ और प्रोसेस होती हो, ठीक है ना, उसी टाइम पर। और साथ साथ इसी के जैसा काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन, जो कहाँ से रिलीज किया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कब रिलीज होता है, स्पेशली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ओके। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद सीमेन को क्या माना गया है, अभी तो मैं सिर्फ आयुर्वेद के अनुसार बता रहा हूँ, अभी इसकी क्वांटिटी देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद क्या माना गया है स्पर्म को, सीमेन को, शुक्र, और शुक्र में क्या होते हैं भाई, ये हमने बताया है, स्पर्म होते हैं, तो जिसको हमने क्या नाम दिया था अभी लास्ट लेक्चर में, शुक्राणु बोला था अपन ने, ठीक है। और जो शुक्र का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होता है, देखो यहाँ पर, द्रवम, स्निग्ध,
स्फटिक के समान मीन्स फिटकरी के समान, स्फटिक। और मधुर, मधुर का मतलब यहाँ पर क्या है, मीठे से, है ना। और मधुगंधी, मधु, मधु मतलब शहद के समान गंध वाला, ठीक है ना। क्या क्या है, द्रव, स्निग्ध, स्फटिक की आभा युक्त मतलब उसके जैसा दिखने वाला, मधुर। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, जब भी स्पर्म इस मीडियम के अलावा किसी और मीडियम में होता है, मान लो कि ज़मीन में है ना, तो वहाँ पर बहुत जल्दी चींटी लगने लगती हैं, मतलब इसकी प्रेजेंस को डिनोट करता है मधुर। ये शब्द को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनर्जी सोर्स है हालांकि ये, तो ये सिंपल सी बात। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि वन एजैकुलेशन में सीमन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, कितना, 2 to 5 ml एक एजैकुलेशन में। और इस एजैकुलेशन में कहना चाहिए कि 2 to 5 ml में स्पर्म की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 200 से 500 मिलियन, कितना, 200 to 500 मिलियन, ठीक है। और उन 200 to 500 मिलियन में से बहुत सारे तो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन कितने यहाँ तक पहुँच पाते होंगे एम्पुलरी रीजन तक, सिर्फ 200 से 300। और 200 से 300 में भी एक ही स्पर्म को मौका मिलता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और वो फर्टिलाइजेशन अगर ओओसाइट या कहना चाहिए ओवा के साथ हुआ, तो ओवा का बिहेवियर कैसा होता है भाई, स्पीसीज स्पेसिफिक। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब क्या, कि वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्पर्म को ही अलाउ करती है, अदर किसी और स्पर्म को अलाउ नहीं करती। ओके, चलिए अब समझते हैं दूसरे पॉइंट में अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम। फर्स्ट पॉइंट में अपन कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम। देखो इस डायग्राम में प्रीवियसली हमने क्या देखा था, ओओजेनेसिस। ओओजेनेसिस में प्राइमरी ओओसाइट जब अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा करता है और एंटर करता है कहाँ पर, मियोसिस 2 में, तब ये जो बाहर की तरफ सेल हैं सेकेंडरी फॉलिकल, ये मैच्योर होकर के क्या बनाती हैं, फुल्ली मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल, या इसी को हमने नाम दिया था ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल ये जब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है बेटा, ठीक है ना। तो इस समय पर होता क्या है कि सरफेस ऑफ द ओवरी यहाँ पर एक स्टिग्मा फॉर्म हो जाता है और ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। वो कैसे होता होगा, क्योंकि इस समय पर ओवुलेशन के समय, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन क्या होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन का लेवल कैसा होता है, सडन इंक्रीज होता है और ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद ये स्ट्रक्चर या कहना चाहिए कंटेंट बाहर आते हैं, ठीक है। इसी समय पर ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी, इस ओवरी की सरफेस में फिम्ब्रिया के द्वारा एक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट बेटा, इम्पॉर्टेंट है, कौन सी मूवमेंट होती होगी, स्वीपिंग मूवमेंट। स्वीपिंग मूवमेंट ये ऐसे मान लो कि ये ओवरी है, सरफेस ऑफ द ओवरी, और ये है क्या, फिम्ब्रिया, तो ये उसके ऊपर ऐसे, ये सब हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोन्स की प्रेजेंस में ही होता है, एक्टिविटी के कारण ही होता है ना, कोई स्पेशल नहीं है, ये पर मंथ है सब प्रोसेस होती है। तो ये स्वीपिंग मूवमेंट हुआ एक। दूसरा पॉइंट क्या हुआ होगा, और वहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन ट्यूब, स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ फिम्ब्री, और ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ठीक है। जैसे ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, वैसे ही ध्यान देना यहाँ पर, ये जो फिम्ब्री और इन्फंडिबुलम हैं, यहाँ से रप्चर हुआ और ओओसाइट, सेकेंडरी ओओसाइट को ये कैच कर लेते हैं, ठीक है। इनमें क्या हो रहा था अभी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स एक कोई प्रोसेस हो रही होगी, है ना, पेरिस्टालसिस टाइप की। तो वहाँ से इस सेकेंडरी ओओसाइट ओवरी की सरफेस से कहाँ आ जाता है, एम्पुलरी रीजन में या एम्पुला पार्ट में, या एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। ओके, इतना क्लियर। देखो जब ये ऐसा हुआ तब ये जो स्ट्रक्चर है क्या क्या है, एक तो आउटर साइड में ये जो सेल्स इसको कवर करके रखते हैं, जिनको हमने नाम दिया था क्यूमुलस ओओफोरस,
क्यूमुलस ओओफोरस के अंदर रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर ज़ोना पेलोसिडा, उसके अंदर ब्लू कलर की एक ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी ओओसाइट प्लस फर्स्ट पोलार बॉडी। ये क्यूमुलस ओओफोरस जब बाहर आते हैं, अब इनको हम एक नया नाम दे देते हैं, क्या? कोरोना रेडिएटा। क्लियर ना बेटा? चलो दिखा देते हैं इस डायग्राम में, आप समझ लो क्या क्या दिखाया हमने। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से ज़ोना पेलोसिडा दिखा रहा हूँ, तो ये है क्या? ज़ोना पेलोसिडा, ये ज़ोना पेलोसिडा। इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर हमने बताया? सेकेंडरी ओओसाइट। ये और क्या बताया? फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी ओओसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी। और क्या है इसके बाहर की तरफ भाई? बाहर की तरफ कुछ इसकी फ्रेंड्स क्यूमुलस ओओफोरस, और जिनको अब हम क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा, सेकेंडरी ओओसाइट विथ फ्रेंड्स कहाँ पर आ गए? एम्पुलर रीजन में, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन साइट होता है तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? एम्पुला। क्लियर? ये हो गया क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो ओवम ट्रांसपोर्ट हुआ है कहाँ से? ओवरी से एम्पुलर रीजन तक, इसको ओवरी से लेकर एम्पुलरी रीजन तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कितना? 25 मिनट। कहाँ पर पहुँचा? फर्टिलाइजेशन साइट तक। लाइफ स्पैन ऑफ द ओवम, या कहना चाहिए सेकेंडरी ओओसाइट, अगर ये ओवुलेट हुआ है, ओवुलेशन हुआ, ये पहुंच गया, अगर इसके पास स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये 24 से 48 घंटे के बाद क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाए, वो सॉरी डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसका लाइफ स्पान 24 घंटे से 48 घंटे तक होता है। क्लियर? तो ये तो हुआ हमारा क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवा। अब देखते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, शुक्राणु। यहाँ पर फोकस करो, टाइम ऑफ ओवुलेशन, ध्यान देना बेटा प्लीज़, ठीक है ना? टाइम ऑफ ओवुलेशन, ये क्या पार्ट है? सर्विक्स। सर्विक्स का भी बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, किसके लिए? स्पर्म के लिए, कि स्पर्म यहाँ से ईजिली चला जाए। ठीक है, क्यों? ऐसा क्या होता होगा? यहाँ से म्यूकस सिक्रेट किया जाता है, जो म्यूकस कैसा होता है? थिन स्ट्रेंजी, है ना, जो हेल्प करता है किसके जाने में? शुक्राणु या स्पर्म के जाने में। ठीक है, एक चीज़ हो गई। ओवुलेशन के टाइम पर ऐसा होता है, ये जो म्यूकस फोल्ड होते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? सर्विक्स में। इन म्यूकस फोल्ड में कुछ स्पर्म चिपक जाते हैं, कुछ तो चले जाते हैं लेकिन कुछ यहीं पर चिपक जाते हैं, जो कुछ समय बाद यहाँ पहुँचते हैं। अभी आगे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो वेजाइना। वेजाइना से पहली बार जब इनकी टेल में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एजैकुलेशन के 30 मिनट के बाद, ठीक है ना। ये साइट कैसा है? एसिडिक। ये कैसा साइट है? एल्कलाइन, है ना। यूट्राइन कैविटी एल्कलाइन मीडियम देता है, तो हेल्प मिलती है स्पर्म को इस पार्ट में हेल्प नहीं मिलती। यहाँ पर फाइब्रिनोलाइसिन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, जो लिक्विफेक्शन का काम करता है। ठीक है, यहाँ से ये स्पर्म आगे अब चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये यहाँ पर भी इनको मीडियम मिला, इन्हीं के अनुकूल। यहाँ पर भी आगे जाएंगे तो इन्हीं के अनुकूल मीडियम है। मीन्स ये जो सेल है, यहाँ पर ध्यान देना बेटा प्लीज़, स्पर्म सेल हाई मोटाइल सेल होती है और ये इमोटाइल, लेस मोटाइल। कौन? सेकेंडरी ओओसाइट। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये कौन ने हेल्प किया अभी? यहाँ का म्यूकस, कहाँ का? सर्विक्स का, ये म्यूकस। और दूसरा फ्रक्टोज से इसको एनर्जी मिली, सिट्रेट से इसको एनर्जी मिली। ठीक है, फाइब्रिनोलाइसिन ने क्या काम किया? लिक्विफेक्शन का काम किया। और उसके बाद अब काम आया वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर क्या है ये? यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ?
पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कौन स्टार्ट किया? प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है किसमें? पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक, जो कहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है? सीमेन में। ठीक है, अब यहाँ ये गुजर तो रहा है स्पर्म, ठीक है ना, साथ ही साथ इसी समय पर होता क्या है बेटा? ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन के ही जैसा काम करने में हेल्प करता है। अब ये स्पर्म आगे की ओर चल दिए, ये देखो बेटा इस साइड में क्या होता है कि मॉर्टेलिटी रेट इनकी ज़्यादा होती है। हमने कितना बताया है? 200 से 500 मिलियन ईच एजाकुलेशन कौन प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मात्र इनकी कितनी संख्या रह जाती है? 200 से 300। अब ये मीडियम भी हेल्प किया, म्यूकस भी हेल्प किया, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन ये सब हेल्प किए, फाइब्रिनोलाइसिन, इन सब की प्रोसेस हमने देख ली। अब क्या होगा? स्पर्म कहाँ पहुँच गए? अब इस स्पर्म को ये नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है ना, ये कहाँ पर आकर के रुक जाते हैं? इस्थमस पार्ट में। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मोटाइल स्पर्म कहाँ पर होता है, तो आपको आंसर करना है यूट्राइन कैविटी में। ठीक है, यहाँ भी लेस मोटाइल, यहाँ भी रुक गया, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा रफ्तार कहाँ पर होती होगी? यूट्राइन कैविटी में। अब क्या होगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि वेजाइना से फर्टिलाइजेशन साइट में या फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुँचने में स्पर्म को कितना टाइम लगता होगा? तो सिंपल सा आंसर आपका क्या क्या होना चाहिए? 5 से 45 मिनट, 5 मिनट टू 45 मिनट तक का समय लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रुक गए, अब ये रुक तो गए, अब इनको पता नहीं है कि हमें किस साइड जाना है, क्योंकि प्रत्येक मंथ एक एक ओवरी से, ठीक है ना, या तो राइट से या तो लेफ्ट से ओवुलेशन होगा और ये सेकेंडरी ओओसाइट या कहना चाहिए ओवम रिलीज किया जाएगा। ध्यान दो बेटा यहाँ पर ये जो कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर, ये है क्या स्ट्रक्चर? सेकेंडरी ओओसाइट। इसके बाहर की तरफ ये सेल्स कौन सी हैं? ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर में नहीं होती हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये ऑरेंज कलर सेल कौन सी होती हैं? कोरोना रेडिएटा सेल। कोरोना रेडिएटा सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये अट्रैक्शन किसके लिए प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्म के लिए। कीमोटैक्सिस उस प्रोसेस को बोलते हैं, या उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सिस। कीमो अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस किया जाता है और ये स्पर्म इस एग की ओर या ओवम की ओर, है ना, एग नहीं सॉरी, ओवम की ओर भागे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्म फिर से जो यहाँ पर स्टॉप हो गए थे वो कुछ अब कहाँ पहुँच गए? ये फर्टिलाइजेशन साइट में। ठीक है, प्लीज़ फर्टिलाइजेशन साइट तक ये आ गए, इनका फ्यूजन अभी नहीं हो सकता क्योंकि स्पर्म को 2 प्रोसेस से गुजरना होगा, तब इसका इन दोनों का फ्यूजन होगा। मैजिक टच ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं भाई? उन प्रोसेस को चलो बता देते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होंगी। फर्स्ट, कैपेसिटेशन, और दूसरा एक्रोसोमल रिएक्शन। ये हो गया। ओके, यहाँ पर आप कुछ ऐसा दर्शा दो भाई, पता चले आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में टोटल टाइम कितना लगता होगा? 7 घंटे का। ये कहाँ पर होती है? ये कहाँ पर पहुँच गया? फैलोपियन ट्यूब, मतलब इस कैविटी में। कैपेसिटेशन होता क्या है? स्पेशली ध्यान रखना बेटा, क्या होता है कैपेसिटेशन? हेड कंडीशनिंग ऑफ द स्पर्म। वो क्यों, क्या ज़रूरत हो गई ऐसी? एक तो इसकी मोटेलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, पहला काम तो। दूसरा, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को तैयार करना, ठीक है ना, किसके अंतर्गत होगा? कैपेसिटेशन के अंतर्गत। चलो देखते हैं भाई कैसे होता है। ये है स्पर्म, मान लीजिए ये, ठीक, एक्रोसोमल कैप, ठीक है, हेड ऑफ द स्पर्म,
मिडल पीस ऑफ द स्पर्म एंड टेल ऑफ द स्पर्म। ठीक, और क्या होता है इसके पास भाई, इंपॉर्टेंट एक्सियल फिलामेंट, साथ ही साथ इसके पास वेरी इंपॉर्टेंट ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, स्पर्म के हेड की कंडीशनिंग, यहाँ पर देखो ये क्या है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो स्पर्म के साथ ही आ जाते हैं। ठीक है, ये और ये वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं भाई, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन लाइक के, कौन कौन से, ग्लाइकोप्रोटीन लाइक, ग्लाइकोप्रोटीन और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन, सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं की क्या करना है, इन्हीं के कुल मिला के सफाई करना है। ठीक है, कहाँ पर होंगे ये, हेड ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के हेड की ओर होते हैं, तो इसको क्लीन करना ये कहाँ पर काम होगा, जो म्यूकस लाइनिंग होती है ना फेलोपियन ट्यूब की, म्यूकस लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो सीलिया इस कंडीशनिंग में हेल्प करते हैं। जब ये कंडीशनिंग हो रही होती है या हो जाती है, ठीक है ना, तो स्पर्म को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेट स्पर्म। कैपेसिटेट स्पर्म ही फ्यूजन कर सकता है, या कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। ध्यान रखना, बिना कैपेसिटेट हुआ स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं हो सकता। तो ये हो गया क्या, इसका क्लेंजिंग, जो कहाँ पर फेलोपियन ट्यूब की जो म्यूकस लाइनिंग होती है वहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो सीलिया इस कंडीशनिंग में हेल्प करते हैं। एक पॉइंट, अब ये स्पर्म क्या हो चुका, कैपेसिटेट हो गया, और ये स्पर्म देखो बेटा यहाँ पर समझो, ये खुश हो गया, वेरी हैप्पी, ये तैयार हो गया किस चीज़ के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। मैजिक टच ऑफ मेल एंड फीमेल, ये ओसाइट ऑफ, ये कहना चाहिए ओवम ऑफ द फीमेल और मेल ऑफ द स्पर्म, इन दोनों के बीच वो मैजिक टच होगा। ठीक है, चलो तैयार हो गया भाई। अब दूसरी प्रोसेस, एक्रोसोमल रिएक्शन, ये क्या है चलिए दिखा देते हैं। तो उसके लिए अपन को ये स्ट्रक्चर मीन्स सेकेंडरी ओवोसाइट मीन्स ओवम और प्लस स्पर्म को थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं जूम करके, यहाँ पर वन बाय वन फिर अपन समझते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग हमने ओवम की क्या बताई थी, ये लेयर जोना पेलुसिडा, बस थोड़ा ही सा बना रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉज करके पूरा कर दूंगा, आप बस समझना। ठीक है, दूसरी लेयर ब्लू कलर में हमने बनाई थी, ये लेयर, ये कौन सी लेयर थी, विटलाइन मेम्ब्रेन। बस थोड़ा सा आप होल्ड करें, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट पार्ट, ये आउटर मोस्ट लेयर, हमने इसको क्या बोला है, जोना पेलुसिडा, और ये क्या है, विटलाइन मेम्ब्रेन, या कहना चाहिए ओओसाइट की आउटर कवरिंग, पहला। दूसरा, इसके बाहर की तरफ कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। ये क्या है, कोरोना रेडिएटा सेल। कौन सी सेल, कोरोना रेडिएटा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओओसाइट या सेकेंडरी ओओसाइट। और इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा, ओओप्लाज्म। मैं ये चीज़ बना देता हूँ, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ये पूरा कवर कर दिया मैंने। ठीक है, ये कौन सी लेयर है भाई, ये है आउटर मोस्ट लेयर, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक, दूसरी लेयर ग्रीन कलर में हमने क्या बताया है, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ठीक, और ये तीसरी लेयर कौन सी है भाई, विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ ओओसाइट। ठीक है, जोना पेलुसिडा और विटलाइन मेम्ब्रेन, इसके बीच में एक कौन सा स्पेस है, पेरी विटलाइन स्पेस, पेरी विटेलाइन स्पेस। और इस स्पेस में क्या होता है,
कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो भी अपन ने देखा, ये क्या है सेकेंडरी ओओसाइट। साथ ही साथ इसमें क्या होता है फर्स्ट पोलर बॉडी, तो ये यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पेरीवेटलाइन स्पेस में। तो ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जोना पेलुसिडा की स्पेशलिटी देख लेते हैं। यहाँ इस जोना पेलुसिडा में बहुत सारी जगह पर क्या पाए जाते हैं भाई, GP2 एंड GP3 रिसेप्टर्स। चलो उनको भी दिखा देते हैं, GP2 एंड GP3 रिसेप्टर्स। तो ये रेड कलर में मैं दिखा रहा हूँ कुछ GP2 एंड GP3 रिसेप्टर्स, ये दिखे ना आपको अभी जो अपन ने बनाया। तो ये क्या है, GP2 एंड GP3 रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे रिसेप्टर GP2 एंड GP3। ओके, यहाँ पर आपको ये भी समझना है GP2 एंड GP3 रिसेप्टर। ओके, ये प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल जगह पे प्रेजेंट होते हैं ना, एक जगह पर एक ही नहीं पाए जाते। मैं बस आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए एक जगह बनाया हूँ, बहुत सारी जगह में पाए जाते हैं। ये एक चीज़ हो गई। और क्या पाया जाता होगा भाई इसमें, देखो प्लस यहाँ पर आप दिखा दो ओ प्लाज्मा, ठीक है। ये क्या है, ये ओ प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म ऑफ ओसाइट। तो ये आप चाहो तो किसमें दिखा सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया सेकेंडरी ओसाइट, या कहना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होगा भाई, कुछ स्पेंडल, सेकेंड मियोटिक स्पेंडल है ना, ये ओके। चलिए अब अपन चलते हैं किस रिएक्शन की ओर, एक्रोसोमल रिएक्शन। कैपेसिटेट हो गया स्पर्म, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा, 7 घंटे का। अब कौन सी रिएक्शन करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन अपन समझते हैं, चलिए 1 बाय 1। मान लीजिए कैपेसिटेट स्पर्म, ये जो कैपेसिटेट स्पर्म है वो पहुंचा कहाँ पर, सेकेंडरी ओसाइट के पास, ठीक है। इस कैपेसिटेट स्पर्म को 3 बैरियर क्रॉस करने होंगे, कौन कौन से, एक तो कोरोना रेडिएटा, फिर उसके बाद जोना पेलुसिडा, और तीसरा विटलाइन मेम्ब्रेन। 1 बाय 1 अपन इनको देखते हैं। पहला कोरोना रेडिएटा, एक स्पर्म दिखा देते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ये है क्या, स्पर्म का स्पर्म, और ये उसके पार्ट्स, ये स्पर्म, सॉरी दिखा नहीं है आपको, स्पर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई। हेड पार्ट में, एक तो हेड पार्ट में आपको मिलेगा एक न्यूक्लियस, तो ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, जिसकी अपनी खुद की क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसको बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर एक्रोसोम, जिसमें कुछ एंजाइम कंटेन होते हैं, जैसे कि हेलोरोनिडेज, ट्रिप्सिन लाइक एंड एक्रोसिन, है ना। और क्या होगा यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट एनर्जी सोर्स, ये रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो क्या हुआ, स्पर्म का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या देखा, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, इतनी चीज़ें हमें पता हैं। ओके, इस पार्ट में, हेड वाले पार्ट में स्पर्म की कितनी लेयर होती हैं, 3। कौन कौन सी, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी बाइलेमिनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, और तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। जैसे ही, ध्यान देना बेटा प्लीज़, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म और दूसरा ये कौन है, एक्रोसोमल की बाइलेमिनर लेयर होती है, तो बाहर वाली है ना, अंदर वाली नहीं, बाहर वाली। इन दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के बीच में ये बहुत जगह पर, मल्टीपल जगह पर क्या होती हैं, स्ट्रेच होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये स्पर्म कोरोना रेडिएटा के संपर्क में आता है, किस लेयर के संपर्क में, कोरोना रेडिएटा, आउटर मोस्ट कवरिंग या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओसाइट,
इसके संपर्क में आता है तो एक्रोजोमल पार्ट से, है ना, ये कैसा काम होगा, परफोरेशन का काम होगा। देखो यहाँ पर कुछ परफोरेशन पाए जाते हैं और इन परफोरेशन से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। ये कौन सा एंजाइम होगा भाई, ये जो हमने अभी दिखाया, ये है हेलोरोनिडेज। कौन सा, ह्यालुरोनिडेज पहला एंजाइम रिलीज़ किया गया। और ये एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेंगे, कोरोना रेडिएटा को। मैं एक ही जगह से दिखा रहा हूँ, ऐसा बहुत सारी जगह से होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म आकर के वो साइड को क्या करते हैं, स्टक करते हैं, ठीक है ना, इसकी ओर आना चाहते हैं। ये हुआ क्या, हेलोरोनिडेज। तो ये बैरियर को क्रॉस कर गया स्पर्म। अब दूसरे बैरियर को क्रॉस करना है, किसको, जोना पेलुसिडा को। तो पहले तो आप स्पर्म दिखाएं, ये और किससे बाइंड हुआ स्पर्म, GP3 रिसेप्टर्स। मैंने बताया था ना, इसमें रिसेप्टर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, हम एक ही दिखा रहे हैं क्योंकि हमें एक ही स्पर्म से क्लियर करना है। दूसरा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये भाई न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। और क्या स्ट्रक्चर मिलेगा भाई, ये क्या है, एक्सियल फिलामेंट, ये एक्सियल फिलामेंट। और क्या होगा यहाँ पर, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया। ये जैसे ही किसके संपर्क में गया, जोना पेलुसिडा, GP3 रिसेप्टर से बाइंड हुआ और हेड पार्ट से ही क्या रिलीज हुआ भाई, एक और केमिकल एंजाइम रिलीज होते हैं। कौन सा एंजाइम भाई, इस एंजाइम का नाम क्या है, एक्रोसिन। और ये दूसरी लेयर को भी क्रॉस कर गया, मतलब इस लेयर को भी डिजेनरेट कर दिया, है ना, मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प किया कौन, एक्रोसिन। तो पहला बैरियर हेलोरोनिडेज कोरोना रेडिएटा को डिसअपीयर किया, या कहना चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए इसने हेल्प की। और दूसरा एक्रोसिन जोना पेलुसिडा को। अब स्पर्म और अंदर की ओर जाना चाहेगा, ठीक है ना। तो अब स्पर्म का यहाँ पर क्या हो चुका है, हेड लॉस्ट हेड लॉस्ट नहीं, एक्चुअली जो कैप है उसकी वो हट चुकी है ना। तो स्पर्म देखो, ये वाला पार्ट मीन्स ये पॉइंट, ये एक्रोसोमल पार्ट था, ये तो हट चुका है। तो इस पार्ट से ही बाइंड करेगा तीसरी लेयर के साथ। तो थर्ड लेयर के पास चलते हैं या थर्ड बैरियर के पास चलते हैं। तो ये बाइंड हो गया स्पर्म, ये समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बेटा। ये कुछ ऐसी बाइंड फ्यूजन हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये फिलामेंट, ये कहना चाहिए सॉरी टेल ऑफ द स्पर्म, प्लस और क्या अंदर गया होगा, न्यूक्लियस। तो ये रहा न्यूक्लियस, कहाँ पर एंटर कर जाएंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ ओओसाइट या ओओप्लाज्म में, ठीक है ना। क्या क्या, न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म और टेल ऑफ द स्पर्म, बस ये दोनों चीज़ ही अंदर जाएंगी, बाकी चीज़ क्या हो जाएंगी, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो सब कुछ मटेरियल बाहर रह जाएगा, बस सिर्फ टेल और स्पर्म का न्यूक्लियस ही एंटर करते हैं। ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म में किसके, ओओसाइट के। अभी यहाँ पर ध्यान दो कि जैसे ही ये फ्यूजन हुआ किसके किसके बीच, विटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, इन दोनों के बीच जैसे ही ये फ्यूजन होता है, वैसे ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, सेकेंडरी ओओसाइट। ये किस में अरेस्टेड है, मियोसिस 2 में। ये अपना मियोसिस 2 पूरा नहीं कर पाया था। अब ये प्रोसेस जैसे ही होती है वैसे ही ये ओओसाइट, ये कहना चाहिए सेकेंडरी ओओसाइट, अपना सेकेंड मियोसिस पूरा करता है और किस में कन्वर्ट होता है,
डेफिनेटिव ओवम में, प्लस एक स्पेशल सेल और फॉर्म होगी, सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये हो गई सेकेंड पोलर बॉडी। इतना क्लियर? ये तो हुआ किसमें, सेकेंडरी ओओसाइट में। किसके किसके बीच फ्यूजन हुआ ये देख लेते हैं भाई। इनके पास, किसके पास, ओओसाइट की जो ये विटलाइन मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर कौन से पेप्टाइड होते हैं, इंटेग्रिन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, इनके पास कौन से पेप्टाइड्स होते हैं, कौन से होते होंगे बेटा, डिसइंटीग्रिन। मीन्स इंटेग्रिन पेप्टाइड्स, डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड्स, ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा फ्यूजन हुआ। ठीक है, ये कैसा फ्यूजन हुआ, इंटीग्रिन एंड डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड्स, ये दोनों का फ्यूजन हुआ। यही क्या है, मैजिक टच ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ये टच जैसे ही होता है, वैसे ही तो हमने एक पॉइंट की तो बात कर ली, वैसे ही अब इसका नेचर चेंज होगा। किसका नेचर, एक तो जोना पेलुसिडा का और दूसरा विटलाइन मेम्ब्रेन का। इन दोनों का नेचर चेंज कैसे होगा देखते हैं अभी अपन। ठीक है, कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज किए जाएंगे। ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। देखो हुआ क्या ये समझना है। जैसे ही ये फ्यूजन हुआ, वैसे ही ओओसाइट की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऑफ ओओसाइट, यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिपोलराइजेशन। मीन्स कैल्शियम वेव इन ओओसाइट। ठीक है, और इस प्रोसेस से क्या रिलीज हुए, ये देखो, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, और इनसे क्या रिलीज किए जाएंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स। और ये लाइसोसोमल एंजाइम फर्स्ट क्या क्या करेंगे, पहला पॉइंट, विटलाइन मेम्ब्रेन को ब्लॉक करेंगे किसी दूसरे स्पर्म के लिए। दूसरा, जोना पेलुसिडा की परमिएबिलिटी चेंज करेंगे, क्योंकि विटलाइन मेम्ब्रेन, ये कैसा फ्यूजन हुआ, स्पीसीज स्पेसिफिक फ्यूजन। मीन्स ओनली ह्यूमन मेल स्पर्म को ही क्या करते हैं, ये या कहना चाहिए मेल ह्यूमन स्पर्म को ही अलाउ करते हैं, अदर किसी दूसरे स्पर्म को बिल्कुल नहीं। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज हुए। यहाँ से क्या रिलीज़ किया जाएगा, लाइसोसोमल एंजाइम, जो विटलाइन मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और पॉलीस्पर्मी प्रोसेस को प्रिवेंट करेंगे। दूसरा प्रोसेस, जोना पेलुसिडा की परमिएबिलिटी चेंज करेंगे, और जो ये जोना पेलुसिडा की परमिएबिलिटी दूसरे स्पर्म के लिए चेंज हुई, इसे क्या बोलते हैं, जोना रिएक्शन। दो रिएक्शन देख लिए, एक एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरा जोना रिएक्शन। क्लियर ना बेटा। प्लस यहाँ पर जो सेकेंडरी ओओसाइट है वो किस में गया, मियोसिस 2 पूरा किया। ठीक है, और डेफिनेटिव ओवा बनाया जिसका डीएनए अमाउंट 1n, और दूसरा एक और सेल फॉर्म किया, सेकेंड पोलर बॉडी, जो पेरीविटलाइन स्पेस में आपको मिल रही है। तो ये दिख रही है दोनों पोलर बॉडी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, इसके